हेलो प्यारे बच्चों, आज अपना 10th का साइंस का नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। लास्ट टॉपिक में क्या किया था आप लोगों ने कि आपके पास कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर, और इसको आपने कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया यानी वोल्टेज दे दी, और इसके अंदर सपोज कीजिए आई करंट फ्लो करता फॉर ए टाइम टी, है ना। तो व्हाट वाज द हीट प्रोड्यूस्ड, एच इज इक्वल टू I square RT, that was known as Joule's law of heating. That is the heat produced inside the conductor or in a conductor having resistance R, where the I current is flown for a time T. by H is equal to I square RT इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और इस हीट की प्रोडक्शन की वजह से जो कंडक्टर है वो आपका हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, यानी जब ये जो हीट प्रोड्यूस होती है तो कंडक्टर जो गर्म होता है दैट हॉट कंडक्टर समटाइम डिजायरेबल एंड समटाइम इट इज नॉट डिजायरेबल, दैट इज इनडिजायरेबल। यानी कभी कभी हम चाहते हैं कि हीटिंग हो, कभी कभी नहीं चाहते हैं कि हीटिंग हो। ठीक है, तो दिस डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो जब आप चाहते हैं कि हीटिंग हो, दैट बिकम्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। उसको आप यूज कर सकते हैं डिवाइसेस बनाने के अंदर। अनडिजायरेबल हो तो वो लिमिटेशन है, उसकी कमी हो गई है, आप नहीं चाहते हैं तो उसको कम करना पड़ेगा कैसे न कैसे करके उस हीटिंग को। ओके, ना हम एप्लीकेशन की ही बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट टॉपिक के अंदर। व्हाट आर द एप्लीकेशन? ठीक है, तो व्हाट कैन बी द एप्लीकेशन? हीटिंग डिवाइसेस आपके घर में होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस कौन कौन से हैं? हीटिंग डिवाइसेस, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया आपका, कौन सा टोस्टर हो गया, है ना, टोस्टर आप यूज करते हैं, आयरन आप यूज करते हैं यानी इलेक्ट्रिक प्रेस जिसको आप बोलेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन का आप यूज करते हैं। इन सभी का क्या काम है? हीटिंग, हीट देना। ठीक है, जितना ज्यादा हीट देंगे आपका पर्पज उतना इजीली सॉल्व होगा, यानी मोर हीट पर्पज इजीली और क्विकली विल बी सॉल्व। भाई पानी गर्म करना है, आपने हीटर लगा दिया है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा हीट देगा पानी उतनी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। ओके, तो दैट डिपेंड्स ऑन द हीट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द हीटर। ओके, अब जो ये सारे आपके इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, इन सब डिवाइसेस के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट यूज होता है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट का मतलब यही होता है कि वो भी एक कंडक्टर है, उसका एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, लेकिन उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होंगी, यानी जब आप उस एलिमेंट को इस सर्किट के अंदर यूज करेंगे, वोल्टेज देंगे, करंट फ्लो कराएंगे, तो इसके अंदर जो हीट का प्रोडक्शन है एच, वो ज्यादा होना चाहिए, मोर हीट। तो इस तरह का सब्सटेंस आपको यूज करना है, इस तरह का कंडक्टर आपको यूज करना है जो कि करंट देने से आपका ज्यादा हीट दे। ठीक है, और हीट आपकी डिपेंड करती है किस पर? इस फॉर्मूले के ऊपर, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितने टाइम तक आप फ्लो कराएंगे, हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। करंट तो आपके पास लिमिटेड अमाउंट में हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज। ओके, नाउ ये जो हीटिंग एलिमेंट आप यूज करेंगे, दैट हीटिंग एलिमेंट विच विल यू यूज
एक बात तो इसी फॉर्मूले से आपकी क्लियर हो गई है कि उसका रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। यानी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ choosing a heating element? First, it should have high specific resistance, है ना। अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग है? अब आपके पास एक फॉर्मूला था, स्टार्टिंग में हमने लिखा था आर की वैल्यू रो एल बाई ए होती है भैया, है ना। और ये जो रो आपका होता है यही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको आप बोलते हो रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो आर मोर होगा जब उसका रो क्या होगा, मोर होगा, ज्यादा होगा, पर्टिकुलर लेंथ और एरिया के लिए, है ना। तो आर इज मोर व्हेन रो इज मोर, दिस इज रो। पी, पी के शेप में जो लेटर आपका बनता है वो आपका क्या रहता है, रो, रजिस्टिविटी रहती है। तो वो रजिस्टिविटी अगर कंडक्टर की ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट आपका लेना है जिसका हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, ठीक है। सेकेंडली, टॉप राइट कॉर्नर में आप आएंगे, सेकेंड हीटिंग एलिमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होगी, जब सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी तो जो हीटिंग एलिमेंट आप ले रहे हैं वो हीट हो जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाएगा। जब किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो वायर है आपकी वो सॉलिड टाइप की है, तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड या गैस में, जिसको आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग बोलते हो, ठीक है। अगर ये वायर जिसको हम इसमें यूज कर रहे हैं सर्किट के अंदर, अगर ये वायर गर्म होके मेल्ट होके टूट जाए, ब्रेक हो जाए, ये जो वायर आप यूज कर रहे हो ये ब्रेक हो जाए बीच से, तो सर्किट तो आपका ओपन हो जाएगा, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी आपको हीटिंग अब मिलेगी नहीं, क्योंकि करंट फ्लो करना चाहिए हीटिंग के लिए, ओके। तो ऐसा एलिमेंट आपको चूज करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। तो सेकंड जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो यही है, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई रहना चाहिए, कि ज़्यादा करंट पास करने से भी, ज़्यादा हीट प्रोडक्शन से भी वो मेल्ट ना हो, ब्रेक ना हो, ओके। थर्ड इसकी रिक्वायरमेंट है, इट इज़ नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। जनरली क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट रहती है एनवायरनमेंट के अंदर, है ना। किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर के ऑक्साइड बना देगा। कॉपर के आपने यूटेंसिल्स देखे होंगे, ब्लैक हो जाते हैं, ऑक्साइड बन जाता है। मतलब जब ऑक्सीजन उसके अंदर मिल जाएगी ना, तो क्या हो जाता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। चेंज होने का मतलब ये है कि अब हमारे लिए वो नो मोर वी कैन यूज दैट इन दैट फॉर्म, हम उसको अब यूज नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, अब हमारे लिए वो यूज करने लायक नहीं रहा। तो एक ऐसा एलिमेंट आपको चूज करना है जो इजीली ऑक्सीडाइज ना हो, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, रिएक्शन ना करे, ठीक है। ऐसा एलिमेंट चूज करना है आपको। तो मोस्टली जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं आपके, वो नाइक्रोम के बने होते हैं। यानी नाइक्रोम को आप इन तीन रिक्वायरमेंट के ऊपर खरा पाते हैं, कि मतलब इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हाई है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, और इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है। तो जो ये नाइक्रोम होता है आपका, ये निकल और क्रोमियम का अलॉय होता है, ठीक है, इट इज एन अलॉय। जनरली हम प्योर कंडक्टर्स को, प्योर मेटल्स को यूज नहीं करते हैं इस तरह की चीज़ों में, तो हम अलॉय बनाते हैं। अलॉय क्या होते हैं, वो दो तीन मेटल से मिलकर आपका मिक्सिंग से
आपके बनते हैं। ठीक है, तो नाइक्रोम इसी तरह का एक अलॉय है जिसके अंदर ये बहुत सारी क्या चीजें हैं, खास बातें हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं जूल्स लॉ को। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन हो सकता है फ्यूज वायर, इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है फ्यूज वायर। ठीक है, अब फ्यूज वायर का क्या काम होता है पहले ये सोचेंगे, देखेंगे। आई सपोज कीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, दिस वन, या आपने बैटरी लगा दी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और ये आपने मेन में क्या लगा दिया, एक फ्यूज लगा दिया है, और यहाँ पर क्या है आपका एक स्विच है, और ये आपका लोड है। लोड क्या हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है आपका, ये बल्ब आपने यूज कर दिया, दिस इज अ बल्ब। ठीक है, इस बल्ब की कुछ करंट रेटिंग होती है कि मान लीजिए भाई ये बल्ब तो है ना इतना ही करंट लेगा 3 एम्पियर तक। अगर 3 एम्पियर करंट से ज़्यादा हो गया तो बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है वो टूट जाएगा, यानी बल्ब आपका डैमेज हो जाएगा। अब यहाँ से आपने वोल्टेज दी और यहाँ पर आपका करंट आ रहा है। ठीक है, और बीच में आपने क्या लगा दिया, एक फ्यूज वायर। फ्यूज वायर भी क्या होती है ना, एक कंडक्टर होता है, ऐसे एक वायर लगी हुई होती है उसमें। तो जब जो फ्यूज वायर आप यूज करेंगे उसकी रेटिंग 3 एम्पियर या 3 एम्पियर से कम रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो इतना करंट टॉलरेट कर सकता है, 3 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर जो भी है इतना करंट टॉलरेट कर सकता है। लेकिन जैसे ही करंट 3 से ज़्यादा हुआ, इफ आई इज ग्रेटर देन 3 एम्पियर, तो ये जो फ्यूज वायर है ना जो आपने बीच में यूज करी है, ये वाली जो फ्यूज के अंदर होती है, दैट वायर विल ब्रेक। क्यों ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये वायर ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा करंट का मतलब अपने सर्किट में आपको 3 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका बल्ब है वो 3 एम्पियर करंट ही ले सकता है, क्योंकि सबकी अपनी क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है। तो जैसे ही करंट 3 एम्पियर से ज्यादा होगा तो व्हाट विल हैपन, फ्यूज वायर ब्रेक हो जाएगी। तो फ्यूज वायर अगर ब्रेक होगी तो यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये तो स्विच है, स्विच को आप जब लगाओगे, ठीक है, तो ओपन हो जाएगा तो कनेक्शन कट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, आपका बल्ब क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए अगर यहाँ पर आप फ्यूज वायर नहीं लगाते, ये वाली, तो व्हाट विल हैपन, जब करंट 3 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो करता, ठीक है, तो ये बल्ब जो आपका है वो डैमेज हो जाता, ठीक है, वो अनसेफ करता है उस केस में। तो इसलिए हम फ्यूज वायर का यूज करते हैं। ठीक है, यानी जब ज्यादा करंट फ्लो करे, ज्यादा करंट किसी भी रीजन से फ्लो कर सकता है, ज्यादा वोल्टेज से फ्लो कर सकता है, शॉर्ट सर्किटिंग से फ्लो कर सकता है। ये शॉर्ट सर्किटिंग आप नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है कि ओवरलोड होने की वजह से, ज्यादा लोड होने की वजह से ज्यादा करंट फ्लो करना। ओके, तो इस तरह का वायर आपको यूज करना है फ्यूज वायर में, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, फ्यूज वायर की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए फ्यूज वायर। फर्स्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट आपका होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर जिस पर वो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है ना, कोई सब्सटेंस, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, तो टेम्परेचर है ये।
जिस टेम्परेचर पर ये हो जाता है, ठीक है, तभी ब्रेक हो पाएगा। दूसरा, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब जब हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा तभी तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और तभी तो ज़्यादा हीट की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा और तभी वो ब्रेक डाउन होगा। अगर उसका रेजिस्टेंस ही लो होगा तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच नहीं होगा, यानी वो ब्रेक नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपकी ध्यान रखनी है कि क्या करना है आपको, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रखना है और लो मेल्टिंग पॉइंट का रखना है, ठीक है। ऐसा जो एक फ्यूज वायर होता है आपका, दैट फ्यूज वायर कैन बी मेड अप ऑफ एन अलॉय, और ये जो अलॉय होता है ये टीन और लेड का अलॉय होता है, ठीक है। इसमें लेड जो है वो 37% होता है और बाकी का 63% क्या होता है, टीन। ये मिक्सअप करके हम एक अलॉय बनाते हैं जिसको आप क्या नाम देते हैं, फ्यूज वायर का नाम देते हैं, और उसके अंदर ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। उसका लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहेगा, और एक चीज ये भी हो जाती है कि आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। कहीं बहुत ज़्यादा आपका कॉस्टली हो जाएगा तो आपकी यूजफुलनेस उसकी इतनी नहीं रहेगी, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट, कनेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट होगा। सीरीज का मतलब ये होता है मेन वायर जो आपकी आ रही है उसी मेन वायर के साथ आपको फ्यूज लगाना है, ये स्विच लगाना है, यहाँ से आपने वोल्टेज दे रखी है, ये आपका लोड था सीरीज में, यानी इसी सर्किट में लगाएंगे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो वो इसको ब्रेक कर पाएगा, इसको डैमेज होने से बचा पाएगा ना ब्रेक होके, ठीक है। मान लीजिए आप फ्यूज वायर यहाँ ना यहाँ लगा देते हैं और एक वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, व्हाट विल हैपन, अब करंट तो यहाँ से पास हो जाएगा ना, तो आपका ये लगाने का क्या मतलब रह गया फिर पैरेलल में, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल में आपको नहीं लगाना है, वो किस में लगाना है, सीरीज में, जहाँ करंट फ्लो करता है, ओके। तो ये मेन वायर के साथ लगाया जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ में हम कर रहे हैं, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, देखिए जो भी आपने इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया, ये वाला इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये आपका स्विच है, ठीक है, ये स्विच है आपका, ये आपने वोल्टेज लगा दी है। इस बल्ब के अंदर क्या होता है ना कि एक फिलामेंट होता है, आपने पतली पतली वायर दी ऐसे ऐसे लगी देखी होगी, ये इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। वो फिलामेंट का क्या काम है कि जब स्विच को आप ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट का मतलब आई स्क्वायर आर टी, ओके। इस केस में क्या होगा ना कि जो फिलामेंट है ये हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और इसमें जो हीट है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बाकी जो केस थे अपने फ्यूज वायर था या आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर था उसमें हीट रहती है, एनर्जी जो हीट की फॉर्म में ही रहती है। यहाँ पर क्या हो जाती है ना कि जो हीटिंग होगी उसकी वजह से वो लाइट देना शुरू कर देगा, चमकना शुरू कर देगा, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे आयरन है, आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म कर दो तो रेड हॉट हो जाता है, चमकना शुरू कर देता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर। सिमिलरली ये फिलामेंट जो आप यूज़ करते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसके अंदर भी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी ये लाइट एमिट करना शुरू कर देता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। दूसरा, इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि ये फिलामेंट किस चीज़ का बना हुआ होना चाहिए, फर्स्ट थिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है।
भाई लो टेम्परेचर पर तो ये आपका लाइट एमिट नहीं करेगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लाइट एमिट करता है। मतलब ये है कि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से फिलामेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो आप फिलामेंट यूज़ करते हो ब्रेक ना हो, ठीक है। ब्रेक हो गया तो आपका बल्ब डैमेज हो जाएगा। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए, आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो बल्ब होता है, आपने देखा होगा कि एक जो बल्ब होता है उसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एक वायर लगी होगी, एक फिलामेंट लगा होगा, इसके अंदर गैस भरी हुई होती है। तो जो गैस होती है वो इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस मतलब जो रिएक्ट नहीं करती है। अगर रिएक्ट करती तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को आपको चेंज नहीं होने देना है बिल्कुल भी। मतलब ये है कि जो फिलामेंट आप यूज करोगे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या रहेगा इसका, रेजिस्टेंस भी हाई रहना चाहिए। रेजिस्टेंस हाई रहेगा तभी तो हीटिंग ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। तो आपने मेनली तीन तरह की यहाँ एप्लीकेशन हमने देखी, हीटर, फ्यूज वायर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। सभी के अंदर आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक आर्क है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, ये सब हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो आपका 10th क्लास का नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इलेक्ट्रिक पावर के। अब हीट प्रोड्यूस्ड तो आपने देख ली, एच की वैल्यू क्या रहती है भाई, आई स्क्वायर आर टी रहती है। और 9th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी थी मैकेनिक्स के अंदर, जो पावर होती है वो होती है वर्क डन बाय टाइम, यही होता है। और यहाँ इलेक्ट्रिक हो गया केस, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पावर है आपकी वो इलेक्ट्रिक वर्क यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक पावर को मैं पी से लिखूं, एनर्जी यानी वर्क डन जो भी है आप इसको ये लिख सकते हैं, डिवाइड बाय क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, ठीक है। और वर्क डन का क्या फॉर्मूला आपके पास आता था, कहाँ से आएगा ये वर्क डन, कौन वर्क डन करता है। मेन बात यहाँ पर ये समझने की है, वर्क डन करता है यहाँ पर बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो जो पोटेंशियल होता है V, उसकी वैल्यू आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होती है। तो जो वर्क डन करेगा ये V इंटू क्यू करेगा, और क्यू की वैल्यू क्या होती है, I इंटू टी। तो जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, VIT। तो हम अपने पावर के फॉर्मूला में पावर निकालने के लिए वर्क डन को क्या रख सकते हैं, VIT, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये T हो जाएगा। टी से टी कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा V इंटू आई, यानी जो पावर है आपकी वो क्या रहेगी, V इंटू आई रहेगी। पावर सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, सारा सब कुछ डिपेंड करता पावर कितनी है, ओके। और पावर कंज्यूम कितनी हो रही है सर्किट में। अगर एक बल्ब 200 वाट का आपने लगा दिया तो 200 वाट पावर कंज्यूम करता है, तो इतनी सप्लाई भी रहनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट, अब एक फॉर्मूला मेरे पास पावर का ये बन गया है, P इज इक्वल टू वी आई। V को मैं आई आर लिख सकता हूँ ओम्स लॉ से, तो दैट विल बिकम आई स्क्वायर आर। तो ये सेकंड फॉर्मूला आपका पावर का आ जाता है, ठीक है। तो और इसी फॉर्मूले में अगर मैं आई की जगह V बाय आर रख दूँ, तो ये V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, यानी V स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। दैट इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर पावर। तो हमारे पास जो पावर है अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल जो आपका होगा, वो तीनों फॉर्मूले आपके यूज हो सकते हैं। वी आई यूज हो सकता है, आई स्क्र आर यूज हो सकता है, या वी स्क्र बाई आर यूज हो सकता है। दीज ऑल द थ्री फॉर्मूलाज फॉर पावर टू कैलकुलेट द पावर इन ए सर्किट, ठीक है। अब ऐसा यूनिट आपसे पूछ लेते हैं इसमें, है ना। ऐसा यूनिट जो होती है यहाँ पर देखो, पावर आपका क्या वर्क डन बाय टाइम है,
वर्क डन की यूनिट क्या होती है एसआई में, जूल होती है। टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। इसका मतलब जो पावर है उसकी यूनिट क्या आ गई, जूल पर सेकंड आ गई। और इस जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। ठीक है, दैट वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, और इस वाट को डिनोट कराते हैं किससे, डब्ल्यू से। गॉट इट। तो W इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड आपका हो जाएगा। ये पावर की SI यूनिट है। ओके, तो अगर आपसे पूछे डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, दैट 1 वाट विल बी इक्वल टू 1 जूल बाय सेकेंड, है ना। तो ऐसा सोर्स ऑफ EMF जिसको आप 1 सेकेंड के लिए यूज करते हैं और कितना वर्क डन कर देता है, 1 जूल। ओके, तो उसकी पावर को आप क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। ठीक है, या आपका एक ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिसको 1 सेकेंड के लिए आप यूज करते हैं और वो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, वर्क डन और एनर्जी बोथ आर सेम, एनर्जी कंजम्पशन खर्च करता है, उसकी पावर को आप 1 वाट बोलेंगे। ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन का क्या मीनिंग होता है, घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो इलेक्ट्रिक बिल किसके ऊपर आता है, आपने कितनी यूनिट्स एनर्जी की कंज्यूम करी। ठीक है, वो यूनिट्स ऑफ एनर्जी के अंदर हम करेंगे। तो पावर आपकी ऐसा यूनिट वाट हो गई है, ये वाली वाट हो गई है। इसकी और भी बड़ी यूनिट होती है किलो वाट, ये 10⁻³ यानी 1000 वाट। और एक होती है आपकी हॉर्स पावर, HP हॉर्स पावर, ये 746 वाट होते हैं। इसको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। और बहुत सारे जो आपके ये होते हैं, आपके पावर स्टेशंस होते हैं, इनमें जो पावर होती है वो मेगावाट्स के अंदर होती है। मतलब ये एक बड़ी यूनिट है, मेगावाट। ठीक है, ये 10⁻³ किलो वाट होती है। तो वाट के अंदर कितने हो गए, 10⁻6 वाट। ठीक है, तो ये मेगावाट। मिली वाट के अंदर स्मॉल जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उनकी मिली वाट के अंदर होती है। देखो मेगावाट में M कैपिटल रहता है और मिली वाट के अंदर M क्या रहता है, स्मॉल, ये 10⁻³ वाट रहता है। ओके, तो दिस इज द पावर SI यूनिट एंड द फॉर्मूला फॉर पावर, ये तीनों फॉर्मूला के अंदर से आप कोई फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये 9th में भी आता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की वो होती है आपकी किलोवाट आवर, KWH। इसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसके अंदर तो वाट है तो ये पावर रहेगी। ये पावर नहीं, इसके अंदर टाइम, ये देखो आवर है। ठीक है, और ये कहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये देखो, P इज इक्वल टू W/T। तो यहाँ से आप W इज इक्वल टू P इंटू T कर सकते हैं। और पावर क्या होती है, वाट, और टाइम क्या होता है, सेकेंड, और ये क्या, जूल। ठीक है, जब पावर को आप किलो वाट में ले लेंगे वॉट की जगह, और जब आप टाइम को सेकंड की जगह आवर में ले लेंगे, तो ये जो जूल है ये जूल ना रह के क्या बन जाएगा, किलो वाट आवर, और इसको एक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नॉन एज ए यूनिट। तो आपके घर में कितनी यूनिट कंज्यूम हुई वो डिपेंड करेगा आपकी पावर के ऊपर और कितने टाइम तक उतनी पावर के अप्लायंसेस को आपने यूज किया है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ए बल्ब ऑफ 100 वाट इज यूज्ड
6 hours daily. Find the unit consumed. Find the unit consumed by the bulb in a day. एक दिन, है ना। तो इसका सबसे आसान क्या तरीका है सॉल्यूशन, जब आप इसका करेंगे तो ये जो पावर आपने यूज करी है 100 वाट बल्ब की, इसको किलो वाट में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो जब आप किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, किलो वाट हो गए। ओके, तो कितने किलो वाट हुए, 0.1 किलो वाट और 1/10 किलो वाट। और टाइम जो अगर सेकंड में मिनट में दे रखा है तो उसको आवर्स में कर ले, इसमें तो आवर्स में ही दे रखा है। तो व्हाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। तो पावर यहाँ पर कितनी 0.1 और टाइम कितना 6, तो दिस विल बी 0.6 किलो वाट आवर और 0.6 यूनिट्स। ठीक है, 0.6 यूनिट्स कंज्यूम कर ली आपके बल्ब ने एक दिन में। अगर एक यूनिट का अगर कॉस्ट 5 रुपीज है, सपोज 5 रुपीज, तो इतनी यूनिट्स का कितना हो गया 0.6, 3 रुपीज, है ना। तो आपका एक बल्ब 3 रुपए की बिजली कंज्यूम करता है डेली। अगर 100 वाट का बल्ब 6 आवर्स तक आप उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों का आप यूज करके फॉर्मूला में पुट करके आप निकाल पाएंगे। ठीक है, अब पावर के ऊपर बेस्ड अब हमारे पास ये 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, इनको थोड़ा देखेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ V एंड R। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू W/T and it is the rate of doing work। ओके, और वर्क कौन करेगा, एनर्जी सोर्स बाय एन एनर्जी सोर्स। ओके, दूसरा क्या है कि जो आप अप्लायंस सर्किट में यूज करेंगे, बल्ब है, हीटर है, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, उस एनर्जी की रेट ऑफ कंजम्पशन भी उस अप्लायंस की पावर होती है। तो इसको आप और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और द रेट एट विच energy is consumed by an electric appliance used in the circuit। ठीक है, उसको आप पावर बोलते हैं। अब इसको आपको एक्सप्रेस करना है V एंड R में। सिंपल, P के अपने पास 3 तरह के फॉर्मूले थे, VI था, I² R था, और कौन सा था V²/R। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा लिखेंगे आप, आपका आंसर क्या रहेगा, इन टर्म्स ऑफ V एंड R पावर इज इक्वल टू V²/R। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज रेटेड 3 एम्पियर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। एक फ्यूज जो है, ये सपोज कीजिए आपको फ्यूज है और इसके ऊपर रेटिंग है 3 एम्पियर, मतलब उसके ऊपर पीछे लिखा हुआ होता है कि कितना करंट है, मैक्सिमम करंट टॉलरेट कर सकता है। तो रेटिंग का मतलब मैक्सिमम कितना करंट ये टॉलरेट कर सकता है, 3 एम्पियर करंट टॉलरेट कर सकता है। और अगर 3 एम्पियर से करंट ज़्यादा होता है, यानी इफ I is greater than 3 ampere, then what will happen, fuse wire will melt। ठीक है,
तो सर्किट के अंदर 3 एम्पीयर करंट या उससे कम करंट फ्लो करेगा तो ठीक है। रेटिंग का मतलब यही होता है। अगर करंट 3 एम्पीयर से ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा इससे, तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टॉप राइट कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन की आपको पावर दे दी है और वो पावर कितनी है, 1 किलोवाट। ओके, ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितनी वोल्टेज दे रखी है उसको, 220 वोल्ट। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजेस रेटेड 1 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर रेस्पेक्टिवली कैन बी यूज्ड। ये इस तरह का सर्किट आप डायग्राम बना सकते हैं। इसमें ये आपने क्या दे दिया, एक वोल्टेज लगा दी है जिसकी वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। इस वोल्टेज को ऐसे दिखा सकते हैं आप, या इसको एसी सप्लाई से दिखा सकते हैं। जनरली एसी सप्लाई होती है 220 वोल्ट की। यहाँ पर एक फ्यूज लगा दिया है, फ्यूज की वैल्यू आपको निकालनी है। एक स्विच लगा दिया है और यहाँ पर क्या लगा दिया है, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन यहाँ पर कनेक्ट है। ओके, स्विच जैसे ही आप ऑन करोगे करंट फ्लो करेगा सर्किट, है ना। अब ये करंट कितना फ्लो करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक आयरन, वो निकाल लेना है आपको। तो कैसे निकाल पाएंगे उसको, आपके पास क्या क्या चीजें दे रखे हैं, देखो तो सही। आपके पास दे रखा है पावर, आपके पास दे रखा है वोल्टेज। तो ऐसा कोई रिलेशन निकाल लो जिसमें पावर, वोल्टेज और करंट आते हैं, यही आती है, P इज इक्वल टू वी आई। तो इसी फॉर्मूला से मैं आई की वैल्यू क्या निकाल दूंगा, ई बाई वी, यही बात हो गई ना। और P कितना है, 1 किलोवाट, पावर वोल्टेज कितना, 220 वोल्ट। अब दोनों यूनिट्स को एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऊपर वाट बना लीजिए, 1000 वाट होते हैं, नीचे 220 वोल्ट हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.54 एम्पियर। सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ अब ये जो करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा दैट विल बी 4.54 एम्पियर। तो आपको फ्यूज कितने करंट की रेटिंग का लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप फ्यूज ले लेते हैं 1 एम्पियर की रेटिंग का, तो 1 एम्पियर करंट ज़्यादा, 1 एम्पियर से ज़्यादा होते ही फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4.54 एम्पियर, तो मेल्ट हो जाएगा, यू कैन नॉट यूज। दूसरा है इसके अंदर 3 एम्पियर, क्वेश्चन के अंदर 3 एम्पियर से भी ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। तीसरा जो दे रखा है क्वेश्चन में देखिए 5 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। तो आप इसमें 5 एम्पियर करंट रेटिंग का अगर फ्यूज यूज करेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि करंट कितना है, 5 एम्पियर से कम है, ठीक है। तो फ्यूज जो आप यूज करेंगे उसकी वैल्यू, उसकी करंट रेटिंग कितनी हो सकती है, 5 एम्पियर हो सकती है, ठीक है। यानी ये ज़्यादा होनी चाहिए किससे, 4.5, क्योंकि ये इतना करंट तो इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ करती है सर्किट के अंदर से। अगर इससे कम करंट का फ्यूज लेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप पावर्स के फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, एनर्जी का यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।